Good morning, dear students. Hope you are doing well. Today we are here with our economics topic, that is Chapter 11, Economic Thoughts, Part 3. See, in Part 1 and 2, we have gone through economic thoughts of various philosophers or the great personality of our country. One of them is Kautilya or Chanakya. We have studied about Kautilya's Arthashastra, right? कि उनके इकोनॉमिक थॉट्स क्या थे in before BC, right? That is before Christ. BC के पहले की ये बात है कि उस वक्त he realized that एक proper state कैसे progressed होना चाहिए या proper state को कैसे रन करना चाहिए. मीन्स ये बहुत सालों पुरानी बात है. उसके बाद कितने ही सेंचुरीज निकल गए. So we can say that उस वक्त भी कौटिल्य का ये जो दिमाग है, right, इस तरीके से पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल, टैक्सेशंस, इन इस तरीके से उन्होंने ये सब कुछ, he is just genius we can say, कि the way he ran the मगध एम्पायर, it's just great, right? कि इतने बड़े नंदा एम्पायर को उन्होंने अपने अर्थशास्त्र की हेल्प से, राइट, या अपनी वी कैन से प्रेजेंस ऑफ माइंड से गिरा दिया और सामने मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश किया. एंड आई कैन से मौर्यन एम्पायर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड पावरफुल एम्पायर एवर, राइट. फिर आते हैं गांधी जी. वी हैव ऑब्जर्व गांधी जी's थॉट्स. Yet he is not actually an economist. We cannot call him an economist because he never believes in giving his ideology as Gandhism, right? But उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में या whatever he did for our country, whatever ways he applied to get independence, उसी applications के बेस पर हमने गांधीज्म निकाला, ठीक है. और उनके थॉट्स को हम इकोनॉमिक्स थॉट्स के तौर पे अपना रहे हैं एंड वी आर रीडिंग अबाउट इट, राइट. तो फर्स्ट हमने सर्वोदय के बारे में पढ़ा लास्ट पार्ट में गांधी जी में. देन आफ्टर लेबर्स की पावर के बारे में हमने पढ़ा. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द सेम पार्ट हियर. नाउ कम्स यूज ऑफ मशीनरी. गांधी जी का मानना था कि मशीनरी को कैसे, जैसे हमने सेकेंड पार्ट में भी देखा कि गांधी जी स्ट्रेस्ड, ज्यादातर उनका ये कहना था कि मशीनरीज को हो सके उतना कम यूज करो सो दैट लेबरर्स को ज्यादा यूटिलाइज कर सको एंड लेबरर्स कैन एबल टू गेट एम्प्लॉयड. ओके, so according to Gandhiji, the era of machines was called so as machines dominated the production methods. गांधी जी ने मशीन्स के एरा को नाम दिया कि मशीन्स डोमिनेटेड प्रोडक्शन मेथड्स. या प्रोडक्शन मेथड्स में जब मशीन एरा आएगा तब मशीन हमेशा डोमिनेट करेगा. यानी आपका मशीन अगर बिगड़ गया तो फिर आप हेल्पलेस फील करोगे क्योंकि मशीन यहाँ डोमिनेट कर रहा है, नॉट लेबर, राइट. Some critics called him an opponent of machines. बहुत सारे critics ने ये भी कहा कि वो machines के opponent है, यानी machines के खिलाफ है. But he was never against appropriate use of machines. पर उन्होंने वो कभी भी appropriate use of machines के खिलाफ नहीं थे कि machines को use करना चाहिए, technologies को अपनानी चाहिए, but इस हद तक नहीं कि ऐसा फील हो कि machines ने इंसान को बनाया है, right? We forget that. हम ये भूल जाते हैं कि भाई इंसान ने मशीन बनाया है, राइट. बट व्हाट हैपेंस कि मशीन्स की इंपॉर्टेंस इस हद तक बढ़ जाती है दैट लेबर्स या वी कैन से मैन फॉरगेट इट्स ओन एग्जिस्टेंस. ये नहीं होना चाहिए. He was against the reckless use of machines. जिस तरीके से यूज किया जा रहा है recklessly मशीन्स को, उसके अगेंस्ट है. जिसने ह्यूमन लेबर को रिप्लेस किया है उसके अगेंस्ट है. And rendered laborers unemployed, और जिसकी वजह से laborers unemployed हो गए. The following points summarize his views regarding use of machines. अब जो हम points देखेंगे वो उनके क्या views है machines को लेकर वो देखते हैं.
Gandhiji recommended greater use of basic and simple machines that can be owned by and useful to poor producers. गांधी जी ने हमेशा रिकमेंड किया कि जितने बेसिक और सिंपल मशीन्स हो उसे ग्रेटरली यूज करो, जिससे पुअर प्रोड्यूसर्स भी उसे ओन कर सके। वो मशीन्स इतने चीप होने चाहिए, इतने सिंपल और बेसिक होने चाहिए कि हर कोई उसे अफोर्ड कर सके। अकॉर्डिंग टू हिम, those machines which facilitate the work of labor must be employed, but those which replaced labor and rendered laborers unemployed should not be used widely. उनका मानना था कि मशीन्स फैसिलिटेट कर रहे लेबर वर्क को तो उसे अपनाओ, राइट, बट ऐसा मशीन जो लेबर्स को रिप्लेस कर रहे हैं, जो लेबरर्स को अनएम्प्लॉयड कर रहे हैं, उसे ज्यादा यूज करना ठीक नहीं होगा। गांधी जी डिड नॉट अपोज मशीन्स, गांधी जी ने मशीन्स को अपोज नहीं किया, क्योंकि वो मशीन्स हमेशा पुअर लोगों के भी वेलफेयर के लिए यूटिलाइज होगा, राइट, बट ऐसा मशीन जो किसी को रिप्लेस करे, लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रिप्लेस करता है, तो वो मशीन्स को वाइडली यूज करने से वो मना करते हैं, राइट। Machinery which reduces physical labor and saves time and funds can be widely employed, but he cautioned the society against the use of machines which enhanced profits of a single individual or few individuals. Machines, हमें पता है कि machines physical labor का काम कम कर देते हैं, टाइम बचाते हैं, पैसा बचाते हैं, राइट, तो हमें उसे वाइडली एम्प्लॉयड करना चाहिए ऐसे मशीन्स को, बट वो चेतावनी देते हैं सोसाइटी को, कॉशंस करते हैं, अवेयर कर रहे हैं कि मशीन्स की हेल्प से कोई सिंगल इंडिविजुअल या कुछ इंडिविजुअल सिर्फ प्रॉफिट्स कमाए और बाकी भूखे मरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मशीन्स मस्ट बी यूज फॉर बेनिफिटिंग द सोसाइटी एज अ होल। मशीन्स को यूटिलाइज करें तो सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए यूज करें, राइट, नहीं सिर्फ अपना पर्सनल प्रॉफिट निकालने के लिए। He was against the use of machines, which led to concentration of economic power in the hands of a few people and became a means of exploitation of the poor by a few profit-motivated rich people. वो हमेशा से मशीन्स के अगेंस्ट रहे, क्यों रहे? क्योंकि इसने इकोनॉमिक पावर का कॉन्सेंट्रेशन कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में दे दिया। जैसे वी ऑब्जर्व, रिलायंस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, राइट। अब रिलायंस कहीं पे भी देख लो, पॉलिटिक्स में भी देख लो और वेरेवर, उसका पत्ता हमेशा ऊपर रहेगा, मीन्स हिज हैंड्स विल ऑलवेज पावरफुल, राइट, इकोनॉमिक पावर उसके हाथ में, क्योंकि आई कैन से इंडिया का 50 to 60% पैसा सिर्फ वो लेके बैठा है, राइट। सो ये जो इकोनॉमिक पावर है वो किसी कुछ लोगों के हाथ में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ मशीन्स। इसके लिए ये मशीन्स यूज नहीं करने चाहिए या कम यूज करने चाहिए, या सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए यूज करो। एंड बिकेम अ मीन्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन टू द पुअर, और फिर यही चीज पुअर लोगों के लिए एक्सप्लॉयटेशन बन जाती है और कुछ लोगों के लिए प्रॉफिट मोटिवेटेड हो जाती है, रिच पीपल्स के लिए। एंड दैट इज व्हाई इंडिया फेस द सिनेरियो ऑफ rich becomes richer and poor became poorer, right? He asserted that machines are for human beings. वो ये कहते हैं कि machines human beings के लिए है, human beings machines के लिए नहीं है, right? Hence, must not be used so widely that human beings become highly dependent on machines. ह्यूमन बींग्स को मशीन्स इतना भी यूज नहीं करना चाहिए कि आप फिर उसके बिना रह नहीं सको, आप कंप्लीटली मशीन्स पे डिपेंडेबल हो जाओ। फोर्थ पॉइंट इज डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। अब वो क्यों कहते हैं कि हमेशा डिसेंट्रलाइज्ड रखो इकोनॉमी को, क्या मतलब है इसका? गांधी जी फेवर्ड अ डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉर इंडिया। उन्होंने कहा कि इंडिया में डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए। He wanted economic power to be distributed among many Indians and not among a few people only. See, इसका मैं बेस्ट एग्जाम्पल दूं तो इंडिया एंड अमेरिका को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शंस है वो बहुत मान्य लगता है, बट वहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट्स का इलेक्शंस मान्य है। क्यों? क्योंकि there is a presidential system,
अमेरिका में डेमोक्रेसी है बट अंडर प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अमेरिका में प्रेसिडेंट के हाथ में सत्ता है, यानी प्रेसिडेंट जो भी कहेगा, whatever he say, whatever he thinks, that is to be followed. He not need to take permissions of anybody, but instead in India the power is decentralized between many ministers. जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकते। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट मिनिस्ट्रीज के एडवाइस के बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकते। दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एंड सो दैट वी कैन से दे कैन नॉट मिसयूज देयर पावर्स, राइट। सो हम ये नहीं कहेंगे कि इंडिया की सत्ता किसी एक के हाथ में है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। सो दैट्स वाई गांधी जी का मानना ये था कि इंडिया जैसी कंट्री में हमेशा डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस शुड बी द सेंट्रल कंसर्न ऑफ एनी प्रोसेस, क्योंकि हमारी कंट्री को विलेज कंट्री कहते हैं, इंडिया इज अ विलेज कंट्री, यहीं से शुरुआत हुई है इंडिया के डेवलपमेंट की। तो हमेशा उनके मानना ये था कि हमेशा विलेजेस को सेंट्रल कंसर्न दो, उसे डेवलप्ड करो, इकोनॉमिकली डेवलप्ड करो। ही वांटेड विलेजेस टू गेट इक्वल बेनिफिट्स, वो चाहते थे कि विलेजेस को भी इक्वल बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट मिले, राइट, जो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में हो। ओके, he gave the idea of decentralized economy planning as an alternative to capitalist planning and as a solution to the problems of centralized economies. उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी प्लानिंग का आइडिया इसलिए दिया क्योंकि ये एक अल्टरनेटिव बन जाए कैपिटलिस्ट प्लानिंग के लिए, राइट, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम यूजुअली दूसरे कंट्रीज में है, और ये सॉल्यूशन भी हो जाए सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक्स का कि किसी एक के हाथ में पावर यहाँ नहीं है। And thus he promoted the idea of increasing the use of खादी, इसीलिए उन्होंने ये आइडिया प्रमोट किया कि खादी का यूज ज्यादा से ज्यादा हो। एंड आइडिया ऑफ स्पिनिंग खादी एज अ हाउस होल्ड इंडस्ट्री, जिससे उनका मानना था कि कॉटेज इंडस्ट्री को, जिसको हम हाउस होल्ड इंडस्ट्री कहते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट मिले। सो विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग व्हील, चरखा, और वो हाउस होल्ड इंडस्ट्री कैसे वर्क करेगी, चरखा से या स्पिनिंग व्हील से। The concept of decentralized economic planning was rooted in the idea of Gram Swaraj. अब डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट जो है, ये इसकी जड़ होगा ग्राम स्वराज, यानी ग्राम पंचायत, जहां से ये शुरू होता है। सबसे छोटा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो है ग्राम पंचायत, राइट। ये हमने ऑलरेडी लास्ट, आई थिंक फर्स्ट और लास्ट पार्ट में हमने शायद पढ़ लिया, इवन आई थिंक हमने बजट में भी देखा था कि ग्राम पंचायत के बाद आता है तालुका पंचायत, then comes जिला और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, then comes municipal corporations, municipalities, and then state government and so on. So this is what we call decentralized economic planning, right? So that is we called village empowerment or village self-reliance. Okay. Next comes simplicity and non-possession. अब ये क्या है? अकॉर्डिंग टू गांधी जी लाइफ को अगर हम देखें तो वी फाउंड सिंप्लिसिटी, और उन्होंने कभी भी किसी चीज पर पोसेशन नहीं लिया। उनकी वजह से देश आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, बट ही डिडंट बिकेम एनी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट और एनीथिंग, राइट। तो उन्होंने सिंप्लिसिटी को भी अपनाया और नॉन पोसेशन को भी। उन्होंने कभी किसी चीज पर पोसेशन नहीं लिया कि ये मेरी वजह से हुआ, राइट। द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ अराइज ओविंग टू ग्रीड एंड रेस for increasing material possessions by forgetting ethics. Economic life में problems कब शुरू होती है, जब लालच शुरू होती है। अब उस लालच के चक्कर में हम एक ऐसी रेस में निकल जाते हैं जहां material possessions चाहिए, हमें ज्यादा पैसा चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, जहां हम अपने ethics को भूल जाते हैं, right? Which is why he propagated the idea of non-possession and consumption for needs and not for greedy. इसलिए उन्होंने ये आइडिया प्रोपोगेट किया कि हमेशा नॉन पोजेशन रहो, पोजेशन मत लो किसी चीज का, और जितनी जरूरत है उतना ही कंज्यूम करो, लालची मत बनो। ही एडवाइज्ड पीपल टू रिस्ट्रिक्ट देयर वांट्स, उन्होंने लोगों को एडवाइस किया कि अपने वांट्स को सीमित रखे, जितनी जरूरत है एक जिंदगी जीने के लिए उतना ही कमाए, उतना ही खाए और उतना ही जमा करे, राइट, एंड वर्क टुवर्ड्स कंटेनमेंट, और उसी हिसाब से काम करें।
फॉर हीज ओन वर्क टुवर्ड्स अ कंटेनमेंट, यानी सोसाइटीज के लिए काम करे, अपनी नीड्स को फुलफिल कीजिए, बट रिस्ट्रिक्ट करके, जिसकी जरूरत नहीं उसके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। फॉर हिज ओन लाइफ ही फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जैसे उन्होंने आगे भी एक थिंकर से ये प्रभावित होकर कहा था कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में वो बिलीव करते हैं। He stated the following reasons for restlessness in human life. उन्होंने कुछ reasons बताए जिससे वो human life कैसी restless हो जाती है, वो बता रहे हैं। Continuously increasing wants. एक आपकी मांग खत्म नहीं हुई कि दूसरी शुरू, एक चीज आपने खरीदी नहीं कि आप दूसरी चीज खरीदने के पीछे उसकी दौड़ पे लग जाते हो, तो आपकी wants continuously बढ़ती रहती है, एक satisfied होती नहीं कि दूसरी चार खड़ी होती है। यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन्स, आजकल जो मशीन्स यूज हो रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ प्रेजेंट टाइम्स, आज का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कंप्लीटली अनइक्वल है। एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वांट्स एंड वेलफेयर, ये चीज बहुत जरूरी है कि हम ये रिलेशन को ही भूल गए हैं, हम इम्पोर्टेंस ही भूल गए कि वांट्स क्या है और वेलफेयर क्या है, ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या है वो हम भूल गए हैं, राइट। गांधी जी स्टेटेड दैट वेलफेयर इंक्रीजेस व्हेन वांट्स आर लिमिटेड, गांधी जी ने कहा कि वेलफेयर तभी बढ़ेगा जब आपकी वांट्स हमेशा लिमिटेड होगी। रियल हैप्पीनेस इज लिविंग अ सिंपल लिविंग, उनका मानना था कि सही खुशी या रियल हैप्पीनेस सिंपल लिविंग में है। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी अंडरटेकन कीपिंग इनटू कंसिडरेशंस द नीड्स ऑफ पीपल, हमेशा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे ही प्रोडक्ट्स का करना चाहिए, नीड ऑफ लोगों की नीड को ध्यान में रख के उसे कंसिडर करके ही करो। टू ईच वन अकॉर्डिंग टू हर और हीज नीड्स। He insisted upon the idea of everyone's livelihood without anyone's exploitation. उनका ये मानना था कि सबका लाइवलीहुड होना चाहिए, पर उस लाइवलीहुड को जीने के लिए या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रस्टीशिप। अब ये क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रस्टीशिप? See, trusteeship is one of the important principles given by गांधी जी। ये प्रिंसिपल गांधी जी ने दिया था और ये बहुत important प्रिंसिपल था उनके लिए। He gave this principle getting inspired by the Bhagavad Gita and the Ishopanishad. ये प्रिंसिपल से वो इंस्पायर हुए कैसे? तो भगवद गीता से और ईशोपनिषद से। The Ishopanishad quotes, all that is created on the earth is because of God, and hence we must relish it after surrendering it. ईशोपनिषद में दिया है, एक वर्ड दिया है जिससे वो काफी इंस्पायर हुए कि जो कुछ भी अर्थ पे क्रिएट हुआ है वो गॉड ने क्रिएट किया है और इसीलिए हमें उसे रेलिश करने के बाद उसे सरेंडर कर देना चाहिए, यानी हमने उस अर्थ से जितना लिया है उसे वापस देना ये हमारी ड्यूटी है। If a person has inherited and accumulated large amount of wealth, she or he should form a trust of excess wealth. अगर किसी ने large amount of wealth inherit किया है, right, अपने पूर्वजों से मिला है या इस जमीन से मिला है, इस अर्थ से मिला है, या तो उसे एक ट्रस्ट बनाना चाहिए। ट्रस्ट इन द सेंस कि अपने वेल्थ को सही जगह पे यूटिलाइज करना चाहिए लोगों की भलाई के लिए। A person requires only as much wealth as is necessary for a dignified life. एक पर्सन को उतना ही वेल्थ की जरूरत होती है जितनी वो एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी ईमानदारी और डिग्निफाइड लाइफ जी सके, उतना वेल्थ बहुत है। वेल्थ विच इज एक्सेस देन द बिलोंग्स टू द सोसाइटी, और इसके अलावा बाकी का जो वेल्थ बच गया उसे सोसाइटी के लिए लुटा दो, यानी सोसाइटी के नाम पे कर दो, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए यूज करो। The owners of wealth and capitalists can voluntarily act as trustees of their wealth. और उनका कहना था कि इस वेल्थ के जो ओनर्स हैं या जो भी कैपिटलिस्ट इसके वॉलंटरली बनेंगे, यानी इस वेल्थ को कैसे यूटिलाइज करना, वो एज ए ट्रस्टी एक्ट करेंगे इस वेल्थ के, ठीक है। They will be allowed to retain the stewardship of their possessions and to use their talent to increase the wealth, not for their own sake, but for the sake of nation, therefore without exploitation. उनका ये मानना था कि उस पोजीशन को जो आप रिटेन कर रहे हो, they will be allowed to retain, right, उस पोजीशन को रिटेन करने के लिए स्टेवर्डशिप जरूरी है,
जिस स्टेवर्डशिप से आप क्या करोगे कि आप अपने टैलेंट के बलबूते पर उसे हासिल कर रहे हो, राइट। आप अपना वेल्थ बढ़ाओ, कोई मना नहीं कर रहा वेल्थ बढ़ाने को, बट नॉट फॉर योर ओन सेक, अपने सेक के लिए नहीं या अपनी यूटिलाइजेशंस के लिए नहीं, बट डू इट फॉर द नेशन, नेशंस के डेवलपमेंट के लिए करो, बट ऐसे करो कि आप किसी को एक्सप्लॉइट ना करो। स्टेवर्डशिप यानी अ पर्सन एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर द पैसेंजर्स ऑन अ शिप, राइट। यानी यहाँ पे ये बोला कि आपके पास वेल्थ है, आप अपने टैलेंट से वेल्थ पोजेस कर रहे हो, उसे रिटेन कर रहे हो, तो फिर आप उसके स्टेवर्डशिप बन जाओ, यानी आप उसके रखवाले बन जाओ। आपकी जरूरत का आप यूटिलाइज करो, बाकी एक्सेसिव जो बच जाता है वो नेशंस के सेक के लिए यानी नेशंस के डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज करो, किसी को एक्सप्लॉइट किए बिना। The important aspects of Gandhiji's doctrine of trusteeship can be summarized as under. So अब हम doctrines of trusteeships के बारे में important aspects देखेंगे। See अभी का मैं सिनारियो बोलूँ तो अभी ये है कि हम लोगों को एक्सप्लॉइट करके, लूट के, चीट करके हम ज्यादा पैसा कमाते हैं और फिर उसी ज्यादा पैसा से हम क्या करते हैं, हम दान धर्म करते हैं, हम डोनेशन करते हैं। तो ये कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि आपने लोगों को चीट किया है, आप पैसे वाले तो बन गए, बट अब आपको ये गिल्ट फील हो रहा है कि भाई अब इतना पैसा है तो थोड़ा बहुत दान धर्म कर लो तो मेरे पाप धुल जाएंगे, तो दैट इज रॉन्ग। ओके, आप एक्सप्लॉयटेशन के बिना, किसी को चीट किए बिना, किसी को परेशान किए बिना, आप अगर अपने टैलेंट से वेल्थ कमा रहे हो, देन दैट इज द ट्रू वेल्थ। ओके, चलो डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रस्टीशिप्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। कन्विंसिंग द रीच, कन्विंसिंग द रीच यानी चेंज ऑफ हार्ट। लोगों को अगर रीच पर्सनालिटी है तो उसको कैसे हम समझें, या हम किसी का हार्ट यानी किसी का डिसीजन कैसे चेंज करें। Gandhiji was a worshipper of truth and non-violence. His principles of trusteeship was based on voluntary action. जैसे हमें पता है कि वो ट्रूथ और नॉन वायलेंस के वर्शिपर हैं, बट उनका जो प्रिंसिपल था ट्रस्टीशिप का, वो कम्प्लीटली वॉलंटरी एक्शंस पर था, यानी उन्होंने कभी भी किसी को जबरदस्ती नहीं की कि भाई आओ इस ट्रस्टीशिप के प्रिंसिपल को अपनाओ, लाइफ में जबरदस्ती नहीं की। वॉलंटरीली अगर कोई चाहता है तो दे कैन। Trusteeship was Mahatma Gandhi's peculiar contribution to the technique of social change. ये जो प्रिंसिपल है वो महात्मा गांधी का एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है जिससे वो चाहते थे कि सोशल चेंज आए इस टेक्निक से, इसलिए इसे ही कॉल्ड इट द टेक्निक ऑफ चेंज ऑफ हार्ट, इसलिए इन्होंने नाम दिया कि द टेक्निक ऑफ चेंज ऑफ हार्ट। ओके, therefore confiscating the wealth of the rich or by collecting it by imposing high taxes was not an appropriate way of redistributing wealth. तो यहाँ पे इसलिए कहा गया कि कॉन्फिस्केट करना वेल्थ को सिर्फ रीच के लिए, राइट, बाय और या तो फिर आप हाई टैक्सेस इंपोर्ट कर रहे हो उसे कलेक्ट करने के लिए, तो ये कोई सही अप्रोप्रिएट वे नहीं हुआ वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का। आर यू गेटिंग? कि अगर रिच पर्सनालिटी कमा रही है तो दे शुड नो कि उन्हें कितना चाहिए और बाकी का वो डोनेट करे। अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं बिल गेट्स का, right, we all know that he is one of the most richest person of the world, but the reality is उसने जो भी कमाया है he decided that कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को नहीं देगा, because he believes कि उसके बच्चे इतने तो कैपेबल है कि खुद का गुजारा कर लेंगे। अपनी जरूरत के हिसाब से उसने अपना पैसा रखा, बाकी का जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है he has donated, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल चेंज ऑफ हार्ट, राइट। ये अपना एक एथिक है एंड बहुत कम लोग होते हैं जिसके पास ये एथिक्स होते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ अशोका, राइट, बीइंग वन ऑफ द पावरफुल किंग, सडनली उनका चेंज ऑफ हार्ट हुआ, राइट, और एक वॉर के बाद उन्हें समझ में आया कि ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस लाता है वॉर, एंड देन आफ्टर ही मूव्ड फॉरवर्ड के जिंदगी में अब कभी वो वॉर नहीं करेंगे, एंड उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया और उसे प्रीच किया। सो इतना बड़ा डिसीजन लेना ये कोई आम बात नहीं है, या ये कोई एरा गैरा नहीं ले सकता। जो एथिकल पर्सन होता है, जो स्ट्रांगली अपने एथिक्स में बिलीव करता है, वही कर सकता है। बीइंग अ किंग, बीइंग अ क्षत्रिय, अगर आप वॉर नहीं करते तो आप कोई काम के नहीं हो, राइट। बट
ये करना, दैट वाज वी कैन से चेंज ऑफ हार्ट, और अशोका का चेंज ऑफ हार्ट हुआ था। तो ये चीजें, ये इस चीज को कन्विंस करना टू द रिच, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, trusteeship to him meant being responsible for one's life as well as for the life of the neighbor. So उनका कहना है कि ट्रस्टीशिप हमेशा किसी की जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और एज वेल एज अपनी तो ठीक है पर नेबर्स की लाइफ के लिए भी, यानी ये खुद का तो भला होगा बट दूसरों का भी भला करेगा। ठीक है। Rich are able to accumulate wealth because of resources obtained from society and because some people remain poor. Rich, कोई भी रिच बंदा बनता है तो वो सोसाइटी के रिसोर्सेस को यूज करके पैसा कमाता है, और उस चक्कर में बहुत सारे लोग पुअर हो जाते हैं। Hence the excess of wealth must be used for benefiting the poor. तो जो बाकी का एक्सेस, वो ये नहीं कह रहे कि अपना पूरा पैसा लुटा दो, इज नॉट टेलिंग दैट, बट जो एक्सेस वेल्थ है उसे किसी पुअर के बेनिफिट्स के लिए यूज करो, राइट, बाय फॉर्मिंग अ ट्रस्ट थ्रू विच, एक ऐसा ट्रस्ट बनाओ, राइट, which the rich themselves will undertake activities that benefit the poor, और वहाँ रिच भी ये सोचे कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे हम पुअर लोगों का बेनिफिट्स कर सकें। ओके, the society should inherit excess wealth and not the individual. सोसाइटी को वो excess wealth inherit होना चाहिए, नहीं इंडिविजुअल को। ठीक है। नेक्स्ट कम्स ड्यूटी इंस्टेड ऑफ राइट। अब क्या है, गांधी जी ओपिनड दैट अ रिच शुड फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजिंग द एक्सेस वेल्थ फॉर बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी रादर देन जस्ट असर्टिंग देयर राइट्स ओवर वेल्थ। गांधी जी का ये मानना है कि रिच पर्सन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एक्सेस वेल्थ को सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए यूज करें, रादर या इसके अलावा वो पैसा उसका है ऐसा अधिकार जमा के बैठ जाए, ये गलत है। नेक्स्ट कम्स अवेयरनेस, रेफरेंडम एंड सोशल चेंज। क्या है ये? ट्रस्टीशिप इज अ सोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन। ट्रस्टीशिप एक टाइप ऑफ रिवॉल्यूशन है जिसमें आप हृदय परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हो, किसी लालची को कह रहे हो कि भाई तुम लालच छोड़ दो। एंड रेडिकल सोशल चेंज, it cannot be brought about by force but a voluntary social change. हमारे कहने से ऐसे लोग नहीं है कि लोग मान जाए, राइट, उनका हृदय परिवर्तन या चेंज ऑफ हार्ट तभी होगा जब वो खुद इस बात को महसूस करेंगे, खुद इस पर बिलीव करेंगे। गांधी जी डिड नॉट प्रमोट द आइडिया ऑफ वेरी हाई टैक्सेस। गांधी जी ने कभी भी प्रमोट नहीं किया इस आइडिया को कि बहुत हाई टैक्सेस लो, and forceful confiscation of wealth of the rich, या रिच से ज्यादा टैक्सेस वसूल करके फोर्सफुली उनका वेल्थ छीनो। He said a public opinion can be built by bringing about a social change, but instead उन्होंने कहा कि एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होना चाहिए जिससे हम सोशल चेंज ला सके। So here we end our lecture. Hope you understood this lecture very well. We'll continue with the same chapter, right, in the next part. Up till bye bye. Take care all of you.